नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, यानी एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा यूनिट चल रहा था शांतवा, उसका मैं आज आपके सामने लेके आया हूं पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे चौथा मॉडल। अगर आप नए हैं तो पहले पार्ट 1 और 2 को जरूर देखें, वहां हमने 3 महत्वपूर्ण मॉडल को पढ़े और आज चौथा मॉडल है। हमारा अध्याय चल रहा परमाणु सिद्धांत, यानी परमाणु के संबंध में चौथा मॉडल है और ये आखिरी मॉडल है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी चैप्टर होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, तो एक साइड में हमारे परमाणु मॉडल है और दूसरे साइड में हमारी आवर्त सारणी है। तो चौथे वैज्ञानिक की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले आए थे जॉन डाल्टन। वो इतना विकसित मॉडल नहीं दे पाए थे, उन्होंने केवल इतना बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु। और इसके बाद जे थॉमसन आए और उन्होंने ये बता दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन उनकी एक कमी रह गई कि वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नहीं बता पाए। और तीसरे वैज्ञानिक आए थे रदरफोर्ड, जो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता कहां है। फिर बात आती है नील्स बोर की। ये मॉडल सबसे प्रभावी मॉडल था। अब इस मॉडल की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की संरचना, उन्होंने कौन सा तत्व लिया था, हाइड्रोजन एक अधातु है और गैस है। कौन सा लिया था, हाइड्रोजन लिया था, जिसका प्रतीक 1H1 ले सकते हो। और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। आगे इस चैप्टर में हम समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। संरचना तथा स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक अपना मॉडल दिया, जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो इनमें क्या क्या मुख्य बातें थी, मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट है। मुख्य बिंदु, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या थे, मुख्य बिंदु। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इससे पहले जो वैज्ञानिक आएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी चुरा लेते हैं आगे वाले वैज्ञानिक और कुछ नया दे देते हैं और अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत कर देते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे नील्स बोर की, तो ये वही बात बता रहे हैं जो रदरफोर्ड ने बताई। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, वहां पूरा भाग रहता है द्रव्यमान अधिकांश, लेकिन इन्होंने वहां पे उसको क्या बताया, प्रोटॉन होता है। तो पहला बिंदु यह है परमाणु के केंद्र को, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, ये बात बताई। और ये बताया जो धनावेशित कण होता है, जो धनावेशित कण होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, उसे प्रोटॉन कहते हैं। इन्होंने बताया जो धनावेशित कण है उसे आप क्या कहोगे, प्रोटॉन कहोगे। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये थी, जो परमाणु के केंद्र में तो हो गया नाभिक, यानी यहां बना रहा हूं मैं, मान लो ये है परमाणु और इसके केंद्र को बोल दिया नाभिक, और इसके चारों ओर ये क्या है, ये भी बताएंगे हमारे नील्स बोर भाई साहब। तो नील्स बोर ने बताया जो परमाणु के केंद्र में होता है उसे नाभिक को क्या कहा उन्होंने, प्रोटॉन, कि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे चक्र लगाते हैं, यहाँ पे ये क्या है, तो ये उन्होंने एक बताया कि निश्चित ऊर्जा स्तर में निश्चित त्रिज्या और एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं ऋण आवेशित कण, उन्होंने ये बात बताई। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या, चारों ओर एक निश्चित, चारों ओर निश्चित त्रिज्या व निश्चित त्रिज्या व निश्चित पथ में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्र
लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। उसे ऊर्जा स्तर कोश कक्षा कहते हैं। ये बात हमारे भाई साहब नील्स बोर ने बताई कि एक निश्चित पथ होता है और निश्चित त्रिज्या होती है, वहां पे चक्कर लगाते हैं ऋण आवेशित कण। अब बात आती है निश्चित त्रिज्या और उसमें चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। ये चीज इंपॉर्टेंट बताई थी इन्होंने। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि किसी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम यही है जब इसमें n का मान जो भी रखोगे, जितना प्राप्त करना उतना रख सकते हो। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। क्या होती है? 2n² होती है। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं उन्हें n से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया? ऊर्जा स्तर को n से। अतः इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नाम दिया। जैसे KLMN ये नाम दिया। और जो चक्र लगाते हैं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन, यहां पे अगला पॉइंट हो जाएगा चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का केंद्र एक ही होता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर ध्यान देना वापस कि यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर में बच्चे लोग जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे ना, जैसे ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन का केंद्र भी यही होगा और यहाँ पे चक्कर लगाने वाले का केंद्र भी क्या होगा? यही होगा। यानी आप बोल सकते हो सकेंद्र होता है। सबका क्या होता है? एक ही केंद्र होता है। क्या होता है? एक ही केंद्र होता है। और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? 2n²। अब बात करते हैं एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। जो चक्र लगाते हैं यानी चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। और यहां पे बच्चे लोग n क्या है? n यहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक। और पाई का मान कांस्टेंट आप जानते हो, पाई बराबर 22/7। अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई है, बिंदु पूरे नहीं हुए। आगे हम पढ़ेंगे इनके और महत्वपूर्ण बिंदु। अभी तक ये 5 बिंदु में एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। 6, 7, 8, 3 या 4 और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नील्स बोर ने
हाइड्रोजन का परमाणु लिया और उसकी संरचना तथा उनसे बनने वाला स्पेक्ट्रम, अभी आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। बनने वाला स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया अपने परमाणु मॉडल में। परमाणु के केंद्र के भाग को उसने नाभिक कहा और कहा कि वहां पे प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है ये वाला बच्चे लोग, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कोश या कक्षा कहते हैं। और इस पथ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। और ये ध्यान देना बच्चे लोग, इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। निश्चित ऊर्जा वाले एक निश्चित पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर इनकी ऊर्जा में कमी हुई तो नीचे वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर ऊर्जा प्राप्त अधिक हुई, बाहर से इसने ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में। यानी एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे इन्होंने जो नाम दिया, आगे बढ़ेंगे, सॉरी अभी तीसरा पॉइंट रिवाइज करवा देता हूं। जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², अतः इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नाम दिया, जैसे पहले को K, L, M, N, ये 4 तक लागू हुआ, आगे लागू नहीं हुआ, इसीलिए ये सिद्धांत भी इतना प्रभावी नहीं, लेकिन लास्ट में दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। इसीलिए चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का केंद्र एक ही होता है, यानी सकेंद्रीय वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनका कोणीय संवेग होता है NH/2π का पूर्ण गुणज। बिंदु पढ़ते हैं छठा। अगला छठा गुण पढ़ते हैं। 5 गुण पढ़ लिए। यह मॉडल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि इस मॉडल ने सबसे अधिक जानकारी बताई परमाणु के बारे में, कि परमाणु के चारों ओर कौन होता है, कौन चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत ही बढ़िया बताई कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं? निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। और उस पथ को एक नाम भी दिया, ऊर्जा स्तर का। क्या कहा? ऊर्जा स्तर। और एक बात इंपॉर्टेंट बताई जो मैं भी बताने जा रहा हूं, छठा पॉइंट, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। ऊर्जा निश्चित होती है। ये बात आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे ध्यान देना बच्चे लोग, ये हमारा है परमाणु का नाभिक, और इसके चारों ओर ये ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये 4 तक बना देता हूं, चौथा ऊर्जा स्तर। और इस ऊर्जा स्तर में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अभी बात बताई थी, इनका केंद्र क्या होता है? सबका सकेंद्रीय होते हैं। क्या होते हैं? सकेंद्रीय। तो बात कर रहा हूं कि निश्चित ऊर्जा स्तर, मान लो इनको उन्होंने नाम दिया, पहले को नाम दिया था K, दूसरे को दिया L, तीसरे को M, चौथे को N। अगर कोई भी परमाणु, अगर बच्चे लोग ध्यान देना, कोई भी परमाणु अगर L में चक्कर लगा रहा है, कहां चक्कर लगा रहा है? L में। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि L की मान लो जितनी भी एनर्जी है, यहां चक्कर लगाएगा वही रहेगी, यहां चक्कर लगाएगा वही रहेगी, यहां चक्कर लगाएगा वही रहेगी। यानी निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है? निश्चित होती है। बात करूं यदि इन ऊर्जा स्तर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि इन ऊर्जा स्तर में चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हो जाती है, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन यहां पे ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे हैं, मान लो इसकी ऊर्जा है 50, अगर इसमें कमी आ गई तो ये नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आ सकता है। कमी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन
नीचे वाले ऊर्जा स्तर यानी निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। अभी इससे एक स्पेक्ट्रम समझाऊंगा कैसे आ सकता है। ये तो बात हुई जब एनर्जी में कमी हो। अब बात करेंगे अगर एनर्जी बढ़ जाए। पहली शर्त ये एनर्जी में कमी, दूसरी शर्त ये है यदि चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। दो इस चीज से बनेगा स्पेक्ट्रम। बात करूं मैं दोनों की अलग अलग समझा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है, एनर्जी में कम हुई तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे? इस ऊर्जा स्तर में। और बात करूं अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एनर्जी में वृद्धि हुई तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे। तो इस कमी और इस वृद्धि के कारण जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, ये चीज ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, कहां से आता है बच्चे लोग? उच्च से निम्न में आता है। जब जैसे ये बात आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे आपको बोला गया एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ोगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायर होगी, यानी ऊर्जा चाहिए। यानी आप नीचे हो, अभी तक निम्न ऊर्जा स्तर में हो। कहां हो? ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप कहां हो? लोअर एनर्जी में हो। अब आपको चढ़ना है पहाड़ पे तो आपको चाहिए एनर्जी, यानी एनर्जी की आपको क्या है? रिक्वायर है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बच्चे लोग जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी की क्या होगी? रिक्वायर एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी एनर्जी को अवशोषण करेगा। क्या करेगा बच्चे लोग? एनर्जी का अवशोषण। जितनी भी आए आने दो, ऊपर चढ़ना है पहाड़ पे तो एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वापस आप प्रयोग करके देख सकते हो, ऊपर से जब नीचे उतरना हो तो ऊर्जा बहुत उत्सर्जन होती है। तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, यानी एनर्जी में कमी होगी तभी तो ऊपर से नीचे आएगा, यानी उच्च ऊर्जा स्तर। यानी यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन। और जब बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन नीचे वाले स्तर से यहां जाएगा, एनर्जी चाहिए, यानी क्या होगा? अवशोषण। जब उत्सर्जन और अवशोषण होता है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब उत्सर्जन और अवशोषण होता है तब निर्माण होता है एक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को नील्स बोर ने कहा रेखिक स्पेक्ट्रम। क्या कहा? रेखिक स्पेक्ट्रम। यानी एक ही लाइन में प्राप्त होता है। यही इनकी बड़ी भूल थी। इन्होंने पता नहीं किया कि इस स्पेक्ट्रम रेखीय नहीं होता है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं बच्चे लोग। इन्होंने केवल इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता है तो निर्माण होता है स्पेक्ट्रम का। बहुत नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन यहां पे आके उन्होंने एक बड़ी चूक कर दी। स्पेक्ट्रम क्या बता दिया? रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या बता दिया? रेखीय स्पेक्ट्रम, जो इनके लिए गलत साबित हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इनकी कमियों में। बात कर लेते हैं। अगर बात करूं इनमें किसकी, अगर इलेक्ट्रॉन के में है, अगर इलेक्ट्रॉन के कोश में है, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? तो हम जानते हैं 2n²।
के शुरुआत में, तो n का मान 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पे? k में। अगर पूछ ले n में इलेक्ट्रॉन, n में इलेक्ट्रॉन, तो n में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू n का मान 4, 4 का 16, 16 का 32 इलेक्ट्रॉन। अब बात यहां पे आके फिर से अटक जाती है कि बच्चे लोग 32 के बाद कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो भी ये भी एक इनकी बहुत बड़ी क्या थी, कमी थी कि 32 के बाद कहां भरेंगे? आपने तो KLMN ही नाम बताया ना। तो बात करते हैं कि 32 के बाद ये नहीं बता पाएगा, 32 तक ही लागू हुआ, इसीलिए ये भी एक इसकी बड़ी कमी होगी। बात करते हैं कि जो K में ऊर्जा कम, अगला पॉइंट है बच्चे लोग, K में ऊर्जा कम तथा जैसे जैसे n का मान, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती है। तो यहां से एक और चीज स्पष्ट हो रही है कि जो सबसे दूर होगा उसकी एनर्जी भी अधिक होगी और जो सबसे नजदीक होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया नील्स बोर ने, जो बहुत ही डिटेल से बताता है परमाणु के बारे में जानकारी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वैसे स्टेबल नहीं बता पाए 32 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं, ये इनकी एक और बड़ी कमी थी। और एक कमी थी कि भाई साहब ने स्पेक्ट्रम बहुत बढ़िया तरीके से बताया, लेकिन चूक यहां पे कर दी कि ये रेखिक होता है। बाद में देखा गया, दूसरे वैज्ञानिकों ने देखा अलग अलग सूक्ष्मदर्शिकों उपकरणों का प्रयोग करके, तो पाया गया कि जो स्पेक्ट्रम है रेखीय नहीं होता है। ये एक इनकी और बड़ी कमी, आगे कमी पड़ेंगे इसी पार्ट में। तो जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में निर्माण होता है किसका, स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में, आप पहाड़ से नीचे उतरेगो तो आपको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी चढ़ते वक्त चाहिए, यानी नीचे से ऊपर ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो एनर्जी रिक्वायर, यानी एनर्जी का अवशोषण होगा। तो इस मॉडल में हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी वो पढ़ी, अब पढ़ेंगे इस मॉडल की कमियां। तो अब पढ़ते हैं नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। तो हर सिद्धांत होता है उसकी कुछ ना कुछ कमियां होती है, तभी आगे नए वैज्ञानिक आते हैं। तो इस सिद्धांत की भी कमी थी कि इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने कितनी बताई थी, सॉरी इन्होंने कितनी बताई थी, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं K, L, M और N की। ये 4 तक ही आया और इन्होंने ये बताया कि ये नाभिक होता है और इसके चारों ओर ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर। इसको नाम दिया K, L और इसको नाम दिया M और इसको नाम दिया N। अब मेरे को ये बताओ n के बाद क्या आता है, ये नहीं बता पाया, यानी n बराबर 4 तक बता पाया। कहां तक, 4, यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन, यहीं तक समझा पाया। यानी अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिसमें 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन है उसको आप कैसे भरोगे, यह नहीं बता पाए हमारे नील्स बोर। तो नील्स बोर क्या नहीं बता पाए, जो अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं किससे, 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक, यानी अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाए। हाँ, केवल इतना बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं, जब n इन्होंने 4 ही ऊर्जा स्तर बताई, तो यहां पे ये इसकी एक कमी निकल के आती है। फिर बात करते हैं परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में प्राप्त होता है, इसका कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। जो बच्चे लोग, ये परमाणु होता है, ये रहा परमाणु,
अब इस परमाणु में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अगर इसको बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी तो ये जाएगा अपर एनर्जी क्लास में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा यहां पे। और कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अगर ऊर्जा में कमी हुई तो कहां चला जाएगा, यहां आ सकता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो इन्होंने कहा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है रेखिक होता है, यानी केवल एक लाइन प्राप्त होती है, एक लाइन के रूप में बताया। लेकिन जो रेखिक स्पेक्ट्रम है एक से अधिक लाइनों में कैसे हो गया, जब देखा गया कि एक से अधिक लाइनें प्राप्त हो रही है, इनको पूछा गया तो ये बता रहे मुझे पता नहीं, केवल एक लाइन में प्राप्त होता है, जो मैंने बता दिया रेखीय स्पेक्ट्रम। तीसरी और बड़ी कमी, ये परमाणु द्वारा रासायनिक बंध से अणु बनना, कैसे बनते हैं अणु ये नहीं बता पाया। अगर आपके पास कोई परमाणु है जैसे कार्बन, तो जैसे ऑक्सीजन है, किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो O2 बनेगा, ये O2 कैसे, हाउ पॉसिबल, ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, अगर इन्हें पूछा गया तो ये भी नहीं बता पाए। तो सबसे व्यवस्थित मॉडल भी इन्हीं का माना जाता है, नील्स बोर, क्योंकि इन्होंने ये यहां तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और एक ऊर्जा स्तर में कितने लगा सकते हैं, 2n²। जितना ऊर्जा स्तर है n की वैल्यू उतनी रखनी है, और जो चक्कर लगाएंगे उसकी एनर्जी फिक्स होगी, यानी जितनी एनर्जी सेकेंड में चाहिए, अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो या तो लोअर में आ जाएगा और अधिक है तो हायर में चला जाएगा। यानी एनर्जी 50 की है तीसरे में, तो 50 वाले इलेक्ट्रॉन ही उसमें चक्कर लगा पाएंगे, उससे ज्यादा हुआ तो अपर चला जाएगा, उससे लो हुआ तो नीचे वाले में चला जाएगा। और इन्होंने बताया कि एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम को भी यहां पे समझाया था। और फिर इनकी 3 कमियां रह गई थी कि अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कहां भरेंगे, ये स्पष्ट नहीं कर पाए, परमाणु जुड़कर अणु बनते ये भी नहीं बता पाए, और जो स्पेक्ट्रम है एक से अधिक लाइनों में कैसे प्राप्त होता है पूछा गया तो ये भी नहीं बता पाए। तो इनकी ये भी एक बड़ी कमी थी। यानी नील्स बोर का परमाणु मॉडल आज की क्लास में हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और इनकी ये है कमियां। तो आगे आने वाली क्लास में इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, आवर्त सारणी, तत्वों के वर्गीकरण, उन परमाणुओं के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वहां पर भी अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे और अपने मत देंगे। यानी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले पार्ट 4 में तत्वों का वर्गीकरण के साथ। धन्यवाद।